अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अनीमिया। अनीमिया के बारे में इन डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जो मीन सेल इंडाइसिस हैं वो भी इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि अनीमिया जो है वो आरबीसी से रिलेटेड है और आरबीसी से रिलेटेड हम लोगों ने सारे फैक्टर्स पढ़े हैं। सिर्फ एक चीज़ रह गई कि वो थी हमारे पास मीन सेल इंडाइसिस, तो वो भी इसी प्रेजेंटेशन में इंक्लूड है। अनीमिया नॉर्मल कोटेशन है, एक इंट्रोडक्शन। Anemia is one of the most underdiagnosed condition, and if it left untreated can have many serious implications such as cardiovascular disease and compromised immune function. Anemia की हमारे पास underdiagnosed condition है, मीन मोस्टली जो है वो इसको प्रॉपर्ली डायग्नोज नहीं किया जाता, और इसकी वजह से जो है वो हमारे कार्डियक सिस्टम पे और हमारा इम्यून सिस्टम, ये दोनों जो है वो अफेक्ट होते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू WHO एस्टीमेट, इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज हाईएस्ट प्रेवलेंस ऑफ अनीमिया। द ब्लेस ऑफ मदरहुड थ्राइव्स अंडर द लूमिंग प्रेजेंस ऑफ अनीमिया इन इंडिया। ये है इंडिया के लिए वो बता रहे हैं कि इंडिया में जो है वो हाईएस्ट कंसनट्रेशन है अभी भी अनीमिया की। पाकिस्तान भी इसमें पीछे नहीं है, पाकिस्तान में भी इसी तरह से अनीमिक कंडीशंस जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अनीमिया क्या है? अनीमिया फ्रॉम ग्रीक वर्ड अनीमियाई मीनिंग लैक ऑफ ब्लड। अनीमिया जो है वो एक्चुअली ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या है? लैक ऑफ ब्लड is a decrease in number of RBCs or less than the normal quantity of hemoglobin in the blood. RBCs का डिक्रीज नंबर में होना या HB का नॉर्मल वैल्यू से कम होना, ये दोनों मैनिफेस्टेशंस हैं अनीमिया की। मीन अनीमिया हमारे पास इसकी क्या डेफिनेशन बन रही है? लैक ऑफ RBCs, लैक ऑफ ब्लड कहते हैं इसको इन शॉर्ट, जिसका मतलब है, लेकिन इसमें होता क्या है एक्चुअली? डिक्रीज नंबर ऑफ RBCs एंड लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन। नॉर्मल अमाउंट ऑफ RBCs इन केस, इस तरह जब हम लोग RBCs स्लाइड बनाते हैं तो वो इस तरह नज़र आता है, और अनीमिक पेशेंट में इस तरह से कम होती हैं। लेकिन ये तो वेरी कर रहा होता है कि इंटेंसिटी ऑफ अनीमिया की कितनी डिग्री का अनीमिया है उसके हिसाब से चलता है। तो नॉर्मल वैल्यूज़ HB की आप लोग पहले भी कर चुके हैं, जब HB एस्टिमेशन पढ़ा था। तो HB जो है वो अनीमिया कब कहेंगे? मैन में जब हीमोग्लोबिन 13.5 से, जो मीन उसकी लोअर लिमिट है 13 से कम होगा। हमारे यहाँ जो है वो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान जो है उसको 12 कंसीडर किया जाता है फॉर द मैन। 13 से कम इन्होंने खैर इंटरनेशनल लेवल पे बताया कि 13.5 से HB कम हो और वुमेन में 12 से कम हो तो वो अनीमिक कंसीडर की जाती हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान जो है वो क्योंकि ये थोड़ी सी रेशो जो है वो चेंज हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान में एज ऑलरेडी जो है वो जो ह्यूमन मैन के लिए है तो वो लोअर लिमिट जो है वो 12 है, 12 से कम हो, और फीमेल के लिए जो है वो 11 से कम हो तो वो अनीमिक कंसीडर किए जाते हैं। अब हम लोग RBCs के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो रिकॉल करेंगे। रेड ब्लड सेल आप लोगों ने स्टार्ट में पढ़ लिया था। साइटोप्लाज्मा इज रिच इन HB, cytoplasm is rich in HB. Mature RBCs are flexible, biconcave disc, the lack a cell nucleus, that lacks cell nucleus. मीन RBCs क्या है? उनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, और उसके अलावा वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो है वो RBCs, आप लोगों ने इंट्रोडक्शन है जनरली पढ़ लिया है, फ्लेक्सिबल बाइकनकेव होते हैं और इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, एन्यूक्लिएटेड होते हैं। वो तो जब आप लोगों ने हेमेटोपोइसिस का प्रोसेस पढ़ा था तो उसमें भी आप लोगों ने
ये पढ़ा था ना कि जो एरिथ्रोपोइसिस पढ़ रहे थे तो उसमें हमारे पास क्या था, वो एरिथ्रोपोइसिस की सारी जब सीरीज पढ़ रहे थे तो आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियस जो है वो सेंटर से साइड की तरफ जा रहा था, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है और एट द एंड जब रेटिकुलोसाइट आर्थ्रोक्रोमोब्लास्ट तक जब जाते हैं तो वहाँ पे कहते हैं कि अब न्यूक्लियस ख़त्म हो गया है। और फिर उसके बाद जो रेटिकुलोसाइट्स बनते हैं तो हम कहते हैं कि अब न्यूक्लियस जो है वो यहाँ से शेड ऑफ हो गया है। तो जो मेच्योर आरबीसीज होते हैं वो विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, मीन एन्यूक्लिएटेड होते हैं। 2.5 million new erythrocytes are produced per second, develop in the bone marrow and circulate for about 100 to 120 days in the body before their components are recycled by macrophages। बोन मैरो में इनकी फॉर्मेशन होती है, साइट ऑफ फॉर्मेशन मैंने ब्लड सेल्स की आपको बताई थी। और इनका लाइफ स्पैन जो है वो 120 डेज जो है, 100 से 120 डेज जो है वो कंसीडर किया जाता है। आरबीसीज, अच्छा, वुमेन हैव अबाउट 4 to 5 million एरिथ्रोसाइट पर माइक्रोलीटर। वो फीमेल में जो है वो 4 से 5 मिलियन होते हैं और मेल में 5 से 6 मिलियन जो है वो ये आरबीसीज होते हैं। पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड विद लो ऑक्सीजन टेंशन विल हैव मोर, जबकि जो लोग हाई ऑक्सीजन टेंशन पे जो है वो क्लाइमेट के हिसाब से भी इसका इफेक्ट होता है। और जो लोग ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं, फॉर एग्जांपल गिलगित वगैरह के लोग जो हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन टेंशन कम होती है और ऑक्सीजन टेंशन को कम्पीट करने के लिए आरबीसीज और हीमोग्लोबिन उन लोगों में ज़्यादा होती है। ईच आरबीसीज contain approximately 270 million of HP molecules, each carrying 4 heme groups। जो एक आरबीसीज होता है उसमें तकरीबन 270 मिलियन जो है वो हीमोग्लोबिन के बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। आरबीसीज ऑफ एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन मेल स्टोर कलेक्टिवली अबाउट 2.5 ग्राम ऑफ आयरन, तकरीबन 2.5 ग्राम ऑफ आयरन होता है इस आरबीसीज में। एक ह्यूमन का रफ एस्टीमेट उन्होंने बताया है, रिप्रेजेंटिंग अबाउट 65% ऑफ द टोटल आयरन कंटेंट इन द बॉडी। मीन अब देखिए हमारे पास बोन में भी जो है वो आयरन होता है, उसके अलावा बाकी बॉडी में जितनी भी आयरन है उस सब टोटल बॉडी वेट जो है वो आयरन का उसमें 65% आरबीसीज की आयरन है और बाकी जो है वो जो 45% है वो बाकी आयरन है। आरबीसीज नॉर्मल जो है वो शो की हुई है इसकी कि ये आरबीसीज जब इन द वेसल्स जो है वो सर्कुलेट करते हैं तो वो इन दिस कंडीशन कर रहे होते हैं, जबकि ये जो है कंडीशन आती है कि जब आरबीसीज बिकम मोर ओवल हो जाते हैं। आरबीसीज की प्रोडक्शन आप लोग हेमाटोपोइसिस पढ़ चुके हैं, बोन मैरो में जो है इनकी फॉर्मेशन होती है, फिर आरबीसीज बनते हैं और इंक्रीज इन ब्लड सेल प्रोडक्शन हो, इंक्रीज इन रिस्पांस ऑफ एरिथ्रोपोइटीन और लैक ऑफ ऑक्सीजन। और इंक्रीज इन एरिथ्रोपोइटीन जो है वो क्या होता है हमारे पास, इसकी प्रोडक्शन इस तरह से किडनी से जो है वो यहाँ पे बोन में एट द एंड एरिथ्रोपोइटीन जो है ये रिलीज़ हो रही है और वहाँ पे बोन मैरो से फिर आगे आरबीसीज की फॉर्मेशन हो रही है। ये तो आप हेमाटोपोइसिस पढ़ चुके हैं। एरिथ्रोपोइटीन जो है ये वो प्रोटीन है जो कि आरबीसीज की फॉर्मेशन को कंट्रोल करती है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन HbA जो कि हमारे पास कंसिस्ट ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स होती है, इज प्रेजेंट इन 97% ऑफ पीपल। और फिर HbA1 जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन, इट प्रेजेंट इन 2.5% ऑफ पीपल। और फीटल हीमोग्लोबिन जो है वो आपको पता है कि फीटल में होती है और एट द टाइम ऑफ जो है वो अडल्ट जो है वो रिप्लेस हो जाती है, लेकिन इट कंसिस्ट ऑफ 2 अल्फा एंड 2 गैमा चेन्स होती हैं। एबनॉर्मल, ये फॉर्म्स है हमारे पास नॉर्मल हीमोग्लोबिन की। एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ द हीमोग्लोबिन है हमारे पास हीमोग्लोबिन C, मेथ हीमोग्लोबिन, सल्फा हीमोग्लोबिन, ये 3 टाइप्स जो है वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की है। रेटिकुलोसाइट्स,
MCV मीन सेल वॉल्यूम, मीन सेल वॉल्यूम में हमारे पास क्या है, मेजर ऑफ द एवरेज RBC साइज अलोज क्लासिफिकेशन। हमारे पास अनीमिया को क्लासीफाई करने के लिए हम लोगों को मीन सेल इंडाइसिस भी देखे जाते हैं। मीन सेल इंडाइसिस मीन कि जो RBCs का साइज है उसमें हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कितनी है, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए ये भी साथ में अनीमिया में देखते हैं। तो मीन MCV क्या है, मीन सेल वॉल्यूम। मीन सेल वॉल्यूम एक्चुअली किसका है कि RBCs का एवरेज साइज कितना है, एवरेज साइज के अकॉर्डिंग भी हम लोग अनीमिया को क्लासीफाई करते हैं। मीन आप लोगों ने कुछ केसेस में सुना होगा कि ये माइक्रोसिटिक अनीमिया है, तो वो मीन सेल वॉल्यूम मीन RBCs जो है वो नॉर्मल रेंज के होते हैं, HB भी नॉर्मल होता है, लेकिन आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से उनका मीन सेल वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। एज अ रिज़ल्ट जो है वो डॉक्टर को पता चल जाता है कि यहाँ पे जो है वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, या ऐसे माइक्रोसिटिक अनीमिया भी जो है इसमें आता है साइज़ के अकॉर्डिंग देखें तो। अलोज क्लासिफिकेशन, इसके हिसाब से हम लोग साइज़ के हिसाब से भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, माइक्रोसिटिक अनीमिया, मैक्रोसिटिक अनीमिया एंड नॉर्मोसिटिक अनीमिया। मीन सेल वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय HCT हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय RBCs काउंट इन मिलियन। ये इसका फार्मूला जो है ये आप लोगों ने मीन सेल इंडाइसिस को जो मेजर करते हैं, मेजरमेंट ऑफ द मीन सेल वॉल्यूम मीन सेल इंडाइसिस, तो उनमें MCV का फार्मूला जो है वो ये याद रखना है कि 10 मल्टीप्लाई बाय HCT इन परसेंटेज डिवाइडेड बाय RBCs काउंट। द नॉर्मल रेंज फॉर MCV क्या है हमारे पास 80 to 99 फेम्टोलीटर या 80 to 100 फेम्टोलीटर भी कहते हैं। 80 से 100 फेम्टोलीटर जो है वो नॉर्मल है। अगर 80 से कम होगा, MCV की वैल्यू 80 से कम आ रही है, तो उसे कहते हैं माइक्रोसिटिक अनीमिया या माइक्रोसिटिक सेल, मीन वो RBCs जो है वो माइक्रोसिटिक होगा। और इन केस ये 100 से अबव आ रही है तो फिर उसे कहते हैं मैक्रोसिटिक सेल। RBCs का साइज जो है वो इस लिमिट के दरमियान होता है। मीन कर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, मीन कर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन क्या है, मेजर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ वॉल्यूम ऑफ पैक्ड RBCs। पैक्ड RBCs में हीमोग्लोबिन की कितनी कंसंट्रेशन है उसको जो मेजर करते हैं उसे कहते हैं MCHC। ये एब्रीविएशंस भी आती हैं MCV की भी। MCV स्टैंड फॉर मीन सेल वॉल्यूम, MCHC क्या है, मीन कर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ये एब्रीविएशन MCQs में आती हैं इसकी। इसको मेजर कैसे करते हैं, 32 to 36 ग्राम पर डे। इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 32 से 36 ग्राम पर डे। और इसको मेजर कैसे करते हैं, MCHC इक्वल्स टू HB हीमोग्लोबिन डिवाइडेड बाय HCD। HCT को हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन मेजर करेंगे और उसके बाद HCT की वैल्यू पुट करेंगे, तो वो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड करेंगे इनको और हमारे पास MCHC की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास मीन कर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन का, मीन MCH मीन कर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन या मीन सेल हीमोग्लोबिन भी कहते हैं इसको, मीन सेल हीमोग्लोबिन। इसी तरह ये जो है मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन भी इसको कहते हैं और मीन कर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन भी कहते हैं। एवरेज मैस ऑफ हीमोग्लोबिन पर रेड ब्लड सेल, एक RBCs में हीमोग्लोबिन का कितना मैस है उसे कहते हैं मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। जबकि MCHC क्या है, मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो है वो कितनी है कि पैक्ड RBCs में, मीन जो हमारे पास टोटल RBCs हैं उनमें हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कितनी है और ये एक सेल में हीमोग्लोबिन कितना है या हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कितनी है, MCH इसको कहते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, 27 to 31 पिकोग्राम पर सेल। जनरल नॉलेज के लिए ये कह रहा है कि एनीमिया इज एक्चुअली अ साइन ऑफ अ डिजीज प्रोसेस रादर देन अ डिजीज इटसेल्फ। जैसे बुखार का कहते हैं कि ये हमारे पास एक डिजीज़ का सिम्टम है, ना कि ये कि कोई डिजीज़ है। इसी तरह अनीमिया का भी कहते हैं कि ये इटसेल्फ कोई डिजीज़ नहीं है, ये क्या है, इट इज़ द सिम्टम ऑफ डिजीज़। मीन इंडिकेशन दे रहा होता है कि बॉडी में कोई डिजीज़ जो है वो चल रही है। द बर्डन ऑफ अनीमिया
अमंग द वुमेन्स, ये आप लोगों के कोर्स में नहीं है। काजेस पे जाते हैं। काजेस क्या क्या है अनीमिया की? आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज एंड अनीमिया फ्रॉम एक्टिव ब्लीडिंग। 3 ये काजेज है हमारे पास कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से है। अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, बॉडी में कोई ना कोई क्रोनिक डिजीज चल रही है जो कि कंटिन्यूसली हमारी आरबीसीज को डैमेज कर रही है, उसकी वजह से भी अनीमिया होता है। एंड अनीमिया फ्रॉम एक्टिव ब्लीडिंग, और कोई एक्सीडेंटल कंडीशन हो गई है, मीन कोई एक्सीडेंट हो गया है, उसकी वजह से जो है वो ब्लीडिंग हो गई है, तो वो भी हमारे पास मीन एक्टिव ब्लीडिंग। फ़ौरन से जब ब्लीडिंग, किसी लॉस ऑफ ब्लड हुआ है इन केस, तो उस केस में भी जो है वो अनीमिया होता है। इसकी 3 मेजर काजेस ये हैं। अनीमिया रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, अनीमिया रिलेटेड टू पुअर न्यूट्रिशन। अब हमारे पास पर्निशियस अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया और थैलेसीमिया, ये तीनों जो हैं वो किसकी वजह से होती हैं? इन तीनों की जो मेजर काजेस हैं वो यही हैं कि जो है वो या तो पुअर डाइट है, या फिर जो है वो अक्सर केसेस में जो है वो प्रेगनेंसी के केस में जो है वो फीमेल में अनीमिक कंडीशन हो जाती हैं। और तीसरी है हमारे पास अल्कोहलिज्म, जो लोग अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा करते हैं। बोन मैरो रिलेटेड अनीमिया। अब जो हमारे पास सिकल सेल अनीमिया है, पर्निशियस अनीमिया है और थैलेसीमिया, ये तीनों के तीनों किस वजह से होते हैं? या तो पुअर डाइट है, प्योर न्यूट्रिशन है, या प्रेगनेंसी की वजह से है, या फिर जो है इनमें एक और काज आती है हेरिडिटी, सिकल सेल के केस में। जो अनीमिया अब हीमोलिटिक अनीमिया है, एप्लास्टिक अनीमिया है और अनीमिया रिलेटेड टू मेडिकेशन, ये तीनों किसकी वजह से हो रहे हैं? अल्कोहलिज्म की वजह से। बोन मैरो रिलेटेड अनीमिया है और किसी न किसी मेडिकेशन की वजह से हो सकते हैं। ये सारी की सारी काजेस हैं किसकी? अनीमिया की। कि मीन या तो आयरन की डेफिशिएंसी है, क्रोनिक डिजीज कोई चल रही है, एक्टिव ब्लीडिंग हुई है, प्रेगनेंसी भी है हमारे पास एक काज है अनीमिया की, और 5वीं काज हमारे पास क्या है? पुअर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है वो पुअर है। पर्निशियस अनीमिया, ये भी इन डिटेल आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सिकल सेल अनीमिया जो है ये क्योंकि हेरिडिटी है। थैलेसीमिया, ये भी हेरिडिटी है। सिकल सेल में आरबीसीज की शेप सिकल हो जाती है, इस वजह से वो हीमोग्लोबिन जो है वो प्रॉपर डिस्प्ले नहीं करते। थैलेसीमिया का भी आपको पता है कि हमारे पास आरबीसीज का स्ट्रक्चर जो है वो नॉर्मल, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं होता। अल्कोहलिज्म, बोन मैरो, एप्लास्टिक अनीमिया, हीमोलिटिक अनीमिया एंड अनीमिया रिलेटेड टू मेडिकेशन। कुछ मेडिकेशंस भी जो है वो इसको इम्पोर्ट करती हैं। क्लासिफिकेशन एक्यूट और क्रॉनिक, 2 तरह के होते हैं। If the cells are smaller than normal, that is under 80 femtoliter, the anemia is said to be microcytic. ये साइज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन बता रहा है कि इन केस आरबीसीज का सेल जो है वो नॉर्मल है, स्मॉल है, 80 फेम्टोलीटर से कम है, तो उसे कहते हैं माइक्रोसिटिक अनीमिया। इसी तरह अगर आरबीसीज का साइज 80 to 100 फेम्टोलीटर के दरमियान है, लेकिन फिर भी पेशेंट जो है वो अनीमिक है, तो उसे कहते हैं नॉर्मोसिटिक अनीमिया। इफ दे आर लार्जर देन नॉर्मल, ओवर 100 फेम्टोलीटर, द अनीमिया इज क्लासिफाइड एज मैक्रोसिटिक। और अगर जो है वो कुछ केसेस में सेल जो है वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और उसकी वजह से हीमोग्लोबिन उनके अंदर फिक्स नहीं होती, तो वो सेल भी जो है वो प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर सकते, तो उसे भी कहते हैं उस केस में भी अनीमिया होता है और उसे नाम दिया जाता है मैक्रोसिटिक अनीमिया, कि जब आरबीसीज का साइज जो है वो 100 फेम्टोलीटर से एक्सीड कर जाए। माइक्रोसिटिक अनीमिया हीम सिंथेसिस डिफेक्ट है। माइक्रोसिटिक अनीमिया में जो है वो किस वजह से होता है? हीम सिंथेसिस डिफेक्ट, मीन ब्लड की जो है वो प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हो रही, वो चाहे कोई भी रीज़न है लेकिन उसकी जो है वो प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हो रही। उसमें आइडियोपैथिक डिजीज़ आता है, आईडीए, क्रॉनिक डिजीज़, और दूसरी इसकी काज है हमारे पास ग्लोबिन सिंथेसिस डिफेक्ट, या तो फिर वो ग्लोबिन चेन है जो हीमोग्लोबिन की, जो एक आपको पता है हीम पार्ट होता है जो आयरन का है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है? ग्लोबिन पार्ट है, और वो प्रोटीन जो है वो प्रॉपर सिंथेसाइज नहीं हो रही,
तो तब भी माइक्रोसिटिक अनीमिया होगा। उसमें अल्फा एंड बीटा थैलेसीमिया मीन या तो अल्फा चेन डिफेक्ट होगी या बीटा चेन डिफेक्ट होगी। HBE सिंड्रोम है, HBC सिंड्रोम है, वेरियस अदर अनस्टेबल हीमोग्लोबिन डिजीजेस। तो उस केस में अभी आप लोगों ने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि नॉर्मल फार्मा जो नॉर्मल आरबीसीज जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन हैं वो कौन कौन सी हैं, नॉर्मल टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन HbA, HbF, HbA1 है और HbA। ये जो है ये हमारे पास क्या है, तीन जो है वो नॉर्मल टाइप ऑफ द हीमोग्लोबिन है, जबकि बाकी जो है वो सल्फा हीमोग्लोबिन है, मेथी हीमोग्लोबिन है, उसके अलावा HbE, हीमोग्लोबिन E और हीमोग्लोबिन C, ये सारी की सारी जो है वो एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ द हीमोग्लोबिन है। तो ग्लोबिन सिंथेसिस में इनफैक्ट इनकेस डिफेक्ट आता है तो वो या तो अल्फा या बीटा चेन प्रॉपरली सिंथेसाइज नहीं हुई, या वहाँ पे HbE सिंड्रोम है, या HbC सिंड्रोम है मीन हीमोग्लोबिन E है, हीमोग्लोबिन C है, या फिर हमारे पास कोई और अनस्टेबल हीमोग्लोबिन है मीन जो हमारे पास थ्री नॉर्मल फॉर्म ऑफ द हीमोग्लोबिन है HbA, HbA1 और फीटल हीमोग्लोबिन, ये तीनों स्टेबल फॉर्म ऑफ द हीमोग्लोबिन है। बाकी जो है मैथ हीमोग्लोबिन है या सल्फा हीमोग्लोबिन है तो वो स्टेबल फॉर्म ऑफ द हीमोग्लोबिन नहीं है, तो उनमें से कोई हो सकती है। थर्ड जो है वो क्या है, साइटोब्लास्टिक डिफेक्ट, या तो फिर जो है वो माइक्रोसिटिक अनीमिया कब होता है, जब साइटोब्लास्टिक डिफेक्ट हो। तो उसमें यह है हेरिडिटी साइटोब्लास्टिक हो सकता है और एक्वायर्ड साइटोब्लास्टिक या फिर रिवर्सेबल साइटोब्लास्टिक इफेक्ट। अब आते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पे। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। Low iron level result in decreased incorporation of hemoglobin into red blood cells। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर में आप लोग देखें तो वहाँ पे क्या है, एक हीमोग्लोबिन का होता है और उसके साथ चार जो है वो ग्लोबिन प्रोटीन्स अटैच होती हैं, चेन 2 अल्फा और 2 बीटा की। तो इनके आयरन जो है इट मीन्स कि वो जो प्रोटीन्स की चेन्स हैं उनको बाइंड करने के लिए नेसेसरी सेंट्रल कंपोनेंट है। तो इनकेस आयरन ही जो है वो कम है, डेफिशिएंट है, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, आयरन लो आयरन लेवल रिजल्ट इन डिक्रीज इनकॉर्पोरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इनटू द आरबीसीज। तो लो आयरन लेवल होगा, एज अ रिजल्ट हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसीज में कम बनेगा। हाइपोक्रोमिक, उस केस में उसकी जो कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी उस टाइम पे आरबीसीज की कैसी होगी, हाइपोक्रोमिक, उनका कलर जो है वो नॉर्मल से जो है वो कम नज़र आएगा, मीन पेल देन यूजुअल। आरबीसीज जो जिस तरह से नॉर्मली रेड नज़र आते हैं तो वो फिर पेल नज़र आएंगे। एंड माइक्रोसिटिक, और जो है वो साइज में स्मॉल होंगे। इसकी काजेज़ क्या क्या है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की, इनसफिशिएंट डाइटरी इनटेक, या तो हम लोग आयरन जो है वो डाइट में कम ले रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, आयरन की प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही बॉडी में, और ये स्टमक की वजह से होता है कि वहाँ पे इनकेस प्रॉपर एब्जॉर्प्शन जो है वो आयरन की नहीं हो रही तो तब भी जो है वो आयरन डेफिशिएंसी होगी एज अ रिज़ल्ट। मीन डाइट में तो हम प्रॉपर ले रहे हैं, बॉडी में आयरन है लेकिन हमारी जो बॉडी है वो उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर रही, जब वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो बॉडी से एसिड एक्सक्रीट हो जाएगा। लॉसेस ड्यू टू डिजीज़, या फिर किसी डिजीज़ की वजह से आयरन जो है वो लॉस हो रहा है। ब्लीडिंग लाइन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी में जो है वो ब्लीडिंग हो रही है, तब भी जो है वो आयरन प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होगा। और पैरासिटिक इन्फेक्शन, कुछ पैरासाइट्स ऐसे हैं जो कि जिस केस में जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। Anemia of chronic diseases, any long term medical conditions, कोई भी ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसमें लॉन्ग टाइम जो है वो मेडिसिन लेनी पड़ रही है। द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ दिस प्रोसेस इज अननोन। क्रॉनिक इन्फेक्शन और कैंसर, पीपल विथ क्रॉनिक लॉन्ग स्टैंडिंग किडनी डिजीजेज, लॉन्ग स्टैंडिंग किडनी डिजीजेज के केसेस में जब जो है वो कॉन्टीन्यूसली वो मेडिकेशंस पे होते हैं और वो क्रॉनिक लेवल पे चली जाती हैं तो वहाँ पे भी जो है आयरन जो है वो अनीमिक कंडीशन होती है। तो उसकी रीज़न क्या होती है, क्योंकि जो एरिथ्रोपोएटिन है
उसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है, किडनी कर रही होती है। तो एज अ रिज़ल्ट जो है वो वहाँ पे अनीमिया जो है वो प्रॉपर आरबीसीज एरिथ्रोपोइटिन प्रॉपर नहीं जाएगी, एज अ रिज़ल्ट आरबीसीज की प्रोडक्शन नॉर्मल नहीं होगी। और बाकी भी जो है इसकी एग्जैक्ट मैकेनिज्म अननोन है कि कौन कौन सी क्रॉनिक डिजीज़ जो है वो क्रॉनिक डिजीज़ में लॉन्ग टाइम मेडिकेशन की वजह से अनीमिया क्यों होता है, एग्जैक्ट रीज़न अननोन है। अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, क्रोनिसिस डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, लिवर सिरोसिस है, सीकेडी है, कैंसर है, एसएलई है, रिमोटाइड आर्थराइटिस है एंड लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस हैं। और ये सारी जो हैं वो ऐसी डिजीज़ हैं जिनमें अनीमिया होता है। फिर उसके बाद थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो है वो आपको पता है आगे इसकी फर्दर फिर टाइप्स आ जाती हैं। तो थैलेसीमिया तो हेरिडिटी डिजीज़ है जिसमें हीमोग्लोबिन की प्रॉपर चेन नहीं बनती। मीन जो हीम यूनिट्स है विद आयरन एटम, वहाँ पे 2 बीटा और 2 अल्फ़ा चेन्स होती हैं। तो इंस्टेड जो है वो थैलेसीमिया के पेशेंट में उनकी कोई एक चेन डिफेक्ट होती है, या बीटा चेन या फिर अल्फ़ा चेन, उनमें से जो है वो डिफेक्टेड होती है। तो इनके अल्फ़ा चेन डिफेक्ट है तो उसे कहते हैं अल्फ़ा थैलेसीमिया, और बीटा डिफेक्टेड है तो उसे कहते हैं बीटा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया की आगे फिर टाइप्स आ जाती हैं। मेजर है थैलेसीमिया। मेजर में क्या होता है, इन केस 2 चेन्स डिफेक्टेड हैं और एज अ रिज़ल्ट जो है उसे कहते हैं थैलेसीमिया मेजर। इन केस थैलेसीमिया मीन दोनों बीटा चेन, जो मेन बीटा चेन्स जो है उसका फंक्शन पर काम कर रही है, तो इनकेस उसे कहेंगे थैलेसीमिया मेजर। इनकेस एक अल्फ़ा एक बीटा जो है वो डिफेक्टेड है तो उसे कहते हैं इंटरमीडिएट। और थर्ड वन आती है हमारे पास माइनर। माइनर में क्या होता है हमारे पास थैलेसीमिया माइनर में कि वो पेशेंट जो है उनके ऊपर वो जीन्स होता है थैलेसीमिया का, लेकिन वो अपना डोमिनेंट फॉर्म में नहीं होती, तो वो वहाँ पे अपने मीन वो फर्दर आगे इन जनरेशन जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन उसको आरबीसीज जो है उस टाइप के फंक्शंस कर रहे होते हैं, सिर्फ उनकी एचबी जो है वो लो होती है। फिर है हमारे पास मैक्रोसिटिक अनीमिया। मीन वो टाइप ऑफ अनीमिया जब आरबीसीज का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है। इसमें इसे मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया भी कहते हैं। मेगैलो मीन बड़े और ब्लास्टिक मीन ब्लास्ट सेल्स का बनना। तो मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया द मोस्ट कॉमन काज ऑफ मैक्रोसिटिक अनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक इसकी जो मेजर काज है जिसमें हमारे आरबीसीज जो हैं वो ब्लास्ट फॉर्म में बड़े बड़े बनते हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, फोलिक एसिड और बोथ। विटामिन B12 या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होता है, या फिर दोनों की कमी हो, तो एज अ रिजल्ट जो है वो मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया जो है होता है। इसे कहते हैं मैक्रोसिटिक अनीमिया। काजेस क्या है इसकी, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, hypothyroidism, alcoholism, drug that affect DNA, leukemia, and the anticonvulsant drug dilating. Normocytic anemia. Overall hemoglobin levels are decreased, but the RBC cell size remain normal. मीन कि RBCs की जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन उनका साइज जो है वो नॉर्मल है, या हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन भी नॉर्मल है, आरबीसीज भी नॉर्मल है। आरबीसीज का जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम है, लेकिन आरबीसीज का जो साइज़ है वो नॉर्मल है, तो उसे कहते हैं नॉर्मोसिटिक अनीमिया। काजेज इसकी क्या है, एक्यूट ब्लड लॉस, मीन इन केस कोई सडन ब्लीडिंग जो हो गई है उस केस में, या कोई ऐसी कंडीशन है जैसे एक्सीडेंटल कंडीशन है, तो उनमें भी क्या होता है आरबीसीज का साइज़ जो है वो नॉर्मल होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, लॉस ऑफ ब्लड होता है। अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेज, हीमोलिटिक अनीमिया। हीमोलिटिक अनीमिया मीन हीमोलिटिक जब ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, कंटिन्यूस डिस्ट्रक्शन इनसाइड द बॉडी, और एज अ रिज़ल्ट जो है वहाँ पे अनीमिक कंडीशन हो जाती है। इस केस में क्या होता है कि आरबीसीज का साइज़ भी नॉर्मल होता है, आरबीसीज बन रहे भी नॉर्मल होते हैं, लेकिन आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, तो एज अ रिज़ल्ट जो है वो अनीमिया होगा। और फिर है ए प्लास्टिक अनीमिया। ए प्लास्टिक अनीमिया में जो हमारे पास सारे के सारे सेल्स जो है वो जब नहीं बन रहे होते और जो बन के आ रहे हों वो नॉर्मल हों, ये बोन डिजीज़ की वजह से होता है।
तो इस केस में जो है वो नॉर्मोसिटिक अनीमिया होता है। एप्लास्टिक अनीमिया क्या है? डिक्रीज इन और डैमेज टू मैरो स्टेम सेल, डैमेज टू द माइक्रो इन्वायरमेंट विद इन द मैरो एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द मैरो विद फैट। एप्लास्टिक अनीमिया जो है वो मैंने पहले कहा बोन डिजीज़ की वजह से होता है। इसमें होता क्या है कि जो हमारा बोन मैरो है, एक होता है रेड मैरो और एक होता है हमारे पास वाइट मैरो। तो हमने कहा था कि जो वाइट मैरो वो बाद में रिप्लेस हो जाता है विद द एडिपोज टिश्यू एंड द फैट सेल। तो इन केस बोन में फैट सेल या एडिपोज टिश्यू जो है वो ज़्यादा हो जाए एज़ कम्पेयर टू रेड मैरो, तो रेड मैरो जो है वो ख़त्म हो जाए या बिल्कुल कम रह जाए, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, जो आरबीसीज बन के आएंगे वो तो नॉर्मल साइज़ के होंगे, लेकिन काउंट उनका जो है वो कम आएगा। एज अ रिज़ल्ट हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होगी और अनीमिया होगा। इट रिजल्ट इन बोन मैरो एप्लेशिया, एप्लेशिया मीन मार्कली रिड्यूस्ड हीमेटोपोइसिस। इसमें क्या होता है कि सारे के सारे ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन जो होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। हीमेटोपोइसिस का जो मेजर फैक्ट्री है वो बोन मैरो ही है। रेड मैरो जो हम लोग कह रहे होते हैं, तो इन केस रेड मैरो की जगह वहाँ पे फैट सेल ज़्यादा आ जाएंगे, तो वो फिर हमारे पास हीमेटोपोइसिस का जो प्रोसेस है वो डिफेक्टेड हो जाएगा। काजिस कॉन्जेनिटल और रिक्वायर्ड आइडियोपैथिक है, इन्फेक्शंस एंड प्रेगनेंसी है, सर्टन मेडिकेशंस है या केमिकल्स हैं, और रेडिएशन डैमेज। सब्सटेंसेस एसोसिएटेड विद एप्लास्टिक अनीमिया, एनाल्जेसिक्स हैं, एंटी सीजर्स एजेंट है, एंटी हिस्टामीन एजेंट हैं, एंटी माइक्रोबियल्स हैं, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स हैं, एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, एंटी थायराइड मेडिकेशंस हैं, बेंजीन है, एम्फिनिकोल है, गोल्ड कंपाउंड्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, ऑर्गेनिक आर्सेनिकल्स हैं, फिनाइलो ब्यूटाजोन्स हैं। ये सारे के सारे वो एजेंट्स हैं या वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि इंजेस्ट कंटिन्यूसली किए जाते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट जो है वो एप्लास्टिक अनीमिया हो सकता है। हाइपर अनीमिया सिवियर फॉर्म ऑफ अनीमिया है। हेमाटोक्रेट इज़ बिलो 10%। जब हेमाटोक्रेट जो होता है वो HCT वो 10% से कम हो जाए तो उसे कहते हैं हाइपर अनीमिया। रिफ्रैक्टरी अनीमिया not respond to treatment, often seen secondary to myelodysplastic syndromes. सिकल सेल अनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऑटोसोमल रिसेसिव मीन कि ये एक होता है हमारे पास जो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं तो वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोमल और दूसरे होते हैं हमारे पास सोमैटिक सेल और दूसरे होते हैं हमारे पास सेक्स सेल्स। तो जब कोई जीन या एलील किसी डिजीज़ की एलील जो है वो सोमैटिक सेल के ऊपर हो तो उसे कहते हैं ऑटोसोमल डिजीज। रिसेसिव कम, फिर दूसरी चीज़ आती है रिसेसिव और डोमिनेंट। जब कोई जीन या एक एलील जो होता है वो अपनी डोमिनेंट फॉर्म में हो, तो मीन वो अपनी जो है वो फिनोटिपिक अपीयरेंस शो कर सके तो उसे कहते हैं कि वो डोमिनेंट। और जब कोई डिजीज़ का एलील जो है वो रिसेसिव फॉर्म में है, वो अपनी फिनोटिपिक मीन वो प्रेजेंट तो है लेकिन वो फिनोटिपिकली उसकी अपीयरेंस शो नहीं हो रही तो उसे कहते हैं रिसेसिव। जब किसी चीज़ का या किसी एलील का इफेक्ट फिनोटिपिकली शो हो रहा हो तो उसे कहते हैं ये डोमिनेंट है। जैसे हेयर्स का देखें तो वो हमारे पास आता है ब्लैक कलर जो है वो डोमिनेंट है, मीन जीन्स जो है वो ब्लैक कलर का भी प्रेजेंट हो और ब्राउन का भी, तो अब ब्लैक क्या है वो डोमिनेंट है, तो फिनोटिपिकली जो है वो हेयर्स जो है वो ब्लैक नज़र आएंगे। अब ब्राउन कब नज़र आएंगे? जब ब्लैक नहीं होगा। डोमिनेंट की गैर मौजूदगी में रिसेसिव जो है फिर वो अपनी फिनोटिपिकली अपीयरेंस शो करता है। तो वो जीन या एलील किसी डिजीज़ का जो फिनोटिपिकली अपनी अपीयरेंस शो न करे उसे कहते हैं रिसेसिव। RBCs that assume an abnormal rigid sickle shape, इस केस में क्या होता है कि RBCs जो है वो उनकी जो नॉर्मल शेप बाइकनकेव शेप है उसकी जगह वो क्या हो जाते हैं, सिकल हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि RBCs जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल बाइकनकेव होते हैं, लेकिन इस केस में रिजिड हो जाते हैं और सिकल हो जाते हैं। Sickling decrease the cell's flexibility and result in risk of various complication.
जब वो सेल फ्लेक्सिबल नहीं होते और शेप भी उनकी जो है वो सिकल हो गई है, तो अब जो ब्लड वेसल्स हैं वो वहाँ से प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं कर सकते। एज अ रिजल्ट जो है वो ऑक्सीजन प्रॉपरली सप्लाई नहीं होती, हीमोग्लोबिन प्रॉपरली सप्लाई नहीं होगी, तो उसे क्या कहते हैं, अनीमिया हो गया। द सिकलिंग अकर्स बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन द हीमोग्लोबिन जीन, और हीमोग्लोबिन जीन में यहाँ पे म्यूटेशन हो जाती है। वो एक्चुअली जो है वो वैलिन जो है वो ग्लूटामिक एसिड के साथ ग्लूटामिक एसिड जो है वो वैलिन के साथ, अमाइनो एसिड्स जो हैं वो आप लोगों ने प्रोटीन्स के पढ़े हुए हैं, 20 बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, तो ग्लूटामिक एसिड जो है वो रिप्लेस हो जाता है विद द वैलिन, और एज अ रिज़ल्ट जो है वो म्यूटेशन आ जाती है, और उसे क्या, सेल जो है उनकी नॉर्मल बाइकनकेव शेप की जगह सिकल से शेप हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया, नॉर्मल आरबीसीज इस तरह से हैं और सिकल सेल केस में जो है वो इस तरह से होते हैं। तो अब ब्लड वेसल्स से ये इजीली सर्कुलेट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे जो है ये ब्लड वेसल्स में जो है वो वहाँ से पास आउट नहीं हो सकते। जब प्रेशर अप्लाई होता है तो ये सेल रप्चर हो जाते हैं। WHO ग्रेडिंग ऑफ अनीमिया, ग्रेड 1 माइल्ड अनीमिया, ग्रेड 2 मॉडरेट अनीमिया और ग्रेड 3 मीन सेवियर अनीमिया। माइल्ड अनीमिया मीन जब हीमोग्लोबिन जो है वो 10 ग्राम पर DL से कम हो, 10, और ग्रेड 2 जो है वो मॉडरेट अनीमिया, जब हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ग्रेड 1 में जब हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन 10 हो, ग्रेड 2 में जब हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन 7 से 10 के दरमियान हो, और ग्रेड 3 जो है जिसे कहते हैं सेवियर अनीमिया, तो बिलो 7 जो है वो 7 मिलीग्राम पर DL से जब हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो डिक्रीज़ कर जाए, तो उसे कहते हैं ये हमारे पास सेवियर अनीमिया है। तो सेवियर अनीमिया जो है वो अलार्मिंग होता है। इस केस में जो है वो पेशेंट को जो है वो पूरी जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। सिम्टम्स ऑफ अनीमिया, आइज जो है वो येलो होना स्टार्ट हो जाती है, स्किन उसकी पेल हो जाती है, कोल्डनेस एंड येलोइंग, स्किन पेल येलो होती है और कोल्डनेस और उस ठंडी होती है। रिस्पिरेटरी सिस्टम पे इसका क्या असर होता है अनीमिया का, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ हो जाता है, और मसल्स पे क्या इफेक्ट होता है, मसल्स वीक हो जाते हैं। इंटेस्टाइन क्या होती है, चेंज स्टूल कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। सेंट्रल पे क्या होता है, नर्वस सिस्टम पे, वहाँ फटीग होती है, डिजीनेस होता है और फॉलिंग होता है। ब्लड वेसल्स में क्या इफेक्ट है, लो ब्लड प्रेशर आता है, हार्ट में पैल्पिटेशंस है, रैपिड हार्ट रेट होता है, चेस्ट पेन है, हार्ट अटैक, और स्प्लीन जो है वो इनलार्ज होना स्टार्ट हो जाती है। और फिर उसके अलावा एक और सिम्टम आता है जो कि नेल्स के ऊपर जो है वो शो होता है, और वो क्या होता है, कोइलोनेकिया। इस केस में क्या होता है, नेल्स की नॉर्मल शेप ये होती है, जबकि अनीमिया जब सीवियर केसेस में हो जाता है तो उस केस में जो है ये अनीमिया, जो नेल्स की जो शेप प्रॉपर राउंड शेप है वो जो है वो चेंज हो जाती है। एंगुलर चिलाइटिस, ये एंगुलर चिलाइटिस जो है वो शो कर रहा है इस तरह की, वो आप लोगों ने देखा होगा, लोगों का साइड से जो है वो मुंह दुख रहा होता है और ब्लैक सा हो रहा होता है। हर्पीस सिम्प्लेक्स के केस में भी इस तरह का वो शो हो रहा होता है, लेकिन ये अनीमिया के केस में भी होता है। नेक्स्ट है स्प्लीनोमेगैली, नॉर्मल स्प्लीन साइज, और यहाँ पे जो है वो स्प्लीनोमेगैली शो हो रहा है। पीका, when what you crave is not fit for human consumption, और इस केस में क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो ह्यूमंस के लिए जो है वो सूटेबल, ये इसका बता रहे हैं कि इन चीज़ों से जो है वो आप निकोटीन जिन चीज़ों में जो है वो ज़्यादा है वो यूज़ ना करें, इंस्टेड जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है वो यूज़ करें। पेलर स्किन हो जाती है, अनीमिक आइज होती, ये शो कर रहे हैं कि ये जो लाइन इनकी होती है ये एक जॉन्डिस के केस में ये वाली जगह जो है वो सारी येलो हो जाती है,
और अनीमिक कंडीशन में ये आपको ये जो जगह है ये सारी की सारी वो पेल येलो से वाइटिश सी नज़र आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये फिजिकल एग्जामिनेशन है। अनीमिया सिम्टम्स, एक और इसका सिम्टम क्या है कि एक चीज़ होती है एपिटाइट और दूसरा होता है हमारे पास हंगर, तो वो लॉस ऑफ एपिटाइट भी जो है वो इसका एक सिम्टम आ रहा है। ये डिजीनेस और वो चीज़ें फटीग जो है वो शो हो रहा है। द साइन दैट में इंडिकेट अनीमिया, कौन कौन से साइन है जो अनीमिया इंडिकेट करते हैं? तो चेंज इन स्टूल कलर, स्टूल का कलर चेंज हो जाए, रैपिड हार्ट रेट, हार्ट बीट तेज हो जाए, लो ब्लड प्रेशर हो, रैपिड ब्रीथिंग है, पेल और कोल्ड स्किन है, येलो स्किन कॉल्ड जॉन्डिस, इफ अनीमिया इज ड्यू टू रेड ब्लड सेल ब्रेकडाउन। मीन कहते हैं ना कि जॉन्डिस के केस में जो है वो स्किन की ये लेयर जो है वो येलो हो जाती है। तो इन केस हीमोलिटिक अनीमिया के केस में भी क्या होता है, आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन होती है और एज अ रिजल्ट वहाँ पे बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। हार्ट मर्मर, enlargement of the spleen with certain cause of anemia. Anemia diagnosis, CP करें, complete blood count है, thorough evaluation of the patient, physically से जो है वो evaluate करें, physical examination and medical history. लैब टेस्ट फॉर अनीमिया CP है, स्टूल हीमोग्लोबिन टेस्ट है, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, आयरन लेवल देखना है, ट्रांसफेरिन लेवल देखना है, फेरेटिन लेवल, फोलेट, विटामिन B12। सबसे पहले तो CP करते हैं। इन केस वहाँ पे अनीमिया शो हो रहा है, हीमोग्लोबिन या RBCs जो है वो कम आ रहे हैं तो इट मीन अनीमिया है। MCV साथ में देखेंगे वो कम है या नहीं, इट मीन माइक्रोसिटिक अनीमिया है। अगर कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है तो मैक्रोसिटिक है या फिर नॉर्मोसिटिक है। फिर मीनसल एंड डाइसिस देखेंगे, MCH देखेंगे, MCHC देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है बाकी के टेस्ट करेंगे। इन केस RBC डेफिशिएंट आ रहे हैं, CP में H भी कम आ रहा है, साथ में आयरन लेवल भी कम आ रहा है, तो इट मीन्स कि आगे फर्दर हम लोगों ने फिर MCV भी कम आ रहा है तो इट मीन अगला टेस्ट हम लोगों ने आयरन लेवल का करना है। इसी तरह इन केस जो है वो मैगेलोब्लास्टिक अनीमिया CP किया आपने और उसमें हमारे पास हीमोग्लोबिन कम है, RBCs कम है और साथ में MCV जो है वो ज़्यादा आ रहा है, तो वो मैगेलोब्लास्टिक अनीमिया को शो करेगा। तो वहाँ पे हमें आयरन लेवल नहीं चेक करना, वहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे, विटामिन B12 और फोलेट चेक करेंगे। इसी तरह जो है वो इन केस बिलिरुबिन भी जो है वो ज़्यादा आ रहा है, इन केस उस पेशेंट की जो फिज़िकल एग्जामिनेशन किया है वहाँ पे जो है वो पेल स्किन, आइज़ का जो वो नज़र आ रहा है, तो वहाँ पे फिर बिलिरुबिन भी साथ में देखेंगे। इसी तरह लेड लेवल देखेंगे, हीमोग्लोबिन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो सिकल सेल एनीमिया के लिए, और जो हमारे पास थैलेसीमिया वगैरह हैं उनको डायग्नोज करने के लिए HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। रेटिकुलोसाइट करते हैं, LFT करते हैं, RFTs करते हैं और बोन मैरो बायोप्सी करते हैं। कॉज एंड द सेवेरिटी, अनीमिया को कैसे मैनेज करेंगे, तो उसकी पहले कॉज फाइंड करेंगे और उसकी सिवेरिटी के मीन कितना है, वो माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर है। आयरन सप्लीमेंट्स, investigations and hospitalization and transfusion of the RBCs। medications, आयरन ही देते हैं, विटामिन सप्लीमेंट देते हैं, एपो-18 अल्फा इंजेक्शंस देते हैं, स्टॉपिंग अ मेडिकेशन दैट मे बी द कॉज ऑफ अनीमिया। Anemia prevention, eating a healthy diet and limiting alcohol use, seeing a doctor regularly and when problems rise, routine blood work। Cause of anemia and how severe it is at अच्छा anemia prognosis, cause of anemia and how severe it is, age makes almost any medical problem worse, और उसको फिर असेस करना है। नर्सिंग डायग्नोसिस ये आपसे रिलेटेड नहीं है, इसमें यही है कि वो अगेन जो है उस पेशेंट को आप लोगों ने फिर फिजिकली असेस करना है और उसको देखना है कि वो पेशेंट फिजिकली क्या कर रहा है। एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू वीकनेस, फटीग और जनरल मेलेज, ये सारी चीज़ें जो है वो हेल्थ वर्कर्स करते हैं। फटीग को कैसे मैनेज करना है, तो ये सारी नर्सिंग इन्वेस्टिगेशन है, ये आप लोगों के लिए नहीं है। हमारा जो टॉपिक है वो नेक्स्ट है लैब डायग्नोसिस। नर्सिंग इंटरवेंशन जो है वो हम लोगों की नहीं है,
तो लैब डायग्नोसिस हम लोगों ने कर ली है कि उसमें हम लोगों लैब में कैसे डायग्नोस करेंगे, सीपी करेंगे। सीपी करना है और उसके अलावा पेशेंट का स्टूल आरी करेंगे, उसमें देखेंगे कि स्टूल कलर चेंज हो रहा है या नहीं, बीपी चेक करेंगे और साथ में आयरन लेवल देखेंगे, ट्रांसफरिन लेवल, फेरेटिन लेवल, फोलेट लेवल, विटामिन B12, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, आरबी रेटिकुलोसाइट काउंट, LFT, RFT और बोन मैरो बायोप्सी। ये सारा जो है ये क्या है हमारे पास लैब डायग्नोसिस है। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और जो टाइप्स ऑफ अनीमिया है वो सारी की सारी इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू क्लास।